और चलिए लंच टाइम की गुंजन शुरुआत करते हैं और सबसे पहली न्यूज आज की है कि हिंदुस्तान के आसमान के अचूक सुरक्षा कवच के बारे में आपको जानकारी देंगे। लद्दाख में भारतीय सेना ने आकाश प्राइम एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण में आकाश प्राइम ने 2 टारगेट पर निशाना लगाया। आधुनिक तकनीक से लैस इस एयर डिफेंस सिस्टम को खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना सटीक है कि दुश्मन की कोई भी साजिश इसकी निगाहों से बच नहीं पाएगी। ये उड़ान आसमान में हिंदुस्तान की शक्ति का प्रमाण है। ये दुश्मन की आसमानी साजिशों को नाकाम करने का अचूक हथियार है। नाम है आकाश प्राइम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आसमान से आने वाले हर खतरे को नाकाम करके भारत के आकाश एयर डिफेंस ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। अब इस एयर डिफेंस के सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने आ गया है आकाश प्राइम। भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने लद्दाख में करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर इस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में आकाश प्राइम की मिसाइलों ने हवा में उड़ रहे 2 टारगेट्स पर सटीक निशाना लगाया। आकाश प्राइम भारत में बने आकाश एयर डिफेंस का ही एडवांस वर्जन है। इसे मुश्किल मौसम और दुर्गम इलाकों में दुश्मन पर सटीक वार करने के लिए डिजाइन किया गया है। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम को खास तौर पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात करने के लिए बनाया गया है। ये एयर डिफेंस 15,000 फीट की ऊंचाई पर बखूबी काम कर सकता है। इसे अत्यधिक ठंड में अचूक वार के लिए तैयार किया गया है। कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में ये एयर डिफेंस सिस्टम बेहद प्रभावी ढंग से काम करता है। करीब 30 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर यह सटीक निशाना लगा सकता है। ये 4200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। ये करीब 60 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। एक बार में कई टारगेट्स पर निशाना लगा सकता है। ये रियल टाइम मल्टी सेंसर डेटा प्रोसेसिंग तकनीक से लैस है। इसमें एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भी लगे हैं। आकाश प्राइम के सेंसर आसमान से आने वाले खतरों का खुद मूल्यांकन करके टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकते हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम को डीआरडीओ ने तैयार किया है और लद्दाख में डीआरडीओ के अधिकारियों की मौजूदगी में ही इसका परीक्षण भी किया गया। परीक्षण में लद्दाख के चुनौतीपूर्ण मौसम में टारगेट पर सटीक प्रहार करके आकाश प्राइम ने अपनी काबिलियत साबित कर दी। अब बहुत जल्द इसे दुश्मन की हवाई चुनौतियों का सामना करने के लिए सरहदों पर तैनात किया जाएगा। भारतीय सेना में एयर डिफेंस के 3रे और 4थे रेजिमेंट को आकाश प्राइम से लैस किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी सेना में इस्तेमाल होने वाले चीनी फाइटर जेट्स और तुर्की में बने ड्रोन्स पर सटीक वार किया था। आकाश की उन्नत तकनीक ने पाकिस्तान की सारी साजिशों को नाकाम कर दिया और दुश्मन का कोई भी लड़ाकू विमान, ड्रोन या मिसाइल हिंदुस्तान के हवाई क्षेत्र में दाखिल नहीं हो पाए। अब आकाश प्राइम के आने से सरहदों पर सेना का सुरक्षा चक्र और मजबूत हो जाएगा। आकाश प्राइम हिंदुस्तान के आसमान का ऐसा प्रहरी है जिसकी नजरों से दुश्मन की कोई भी साजिश बच नहीं सकती। इसके एडवांस सेंसर आसमान में होने वाली छोटी से छोटी हरकत को भी कई किलोमीटर दूर से भांप लेते हैं और एक बार जिस टारगेट पर आकाश प्राइम ने निशाना लगा दिया, उस टारगेट का नेस्तनाबूद होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत दुनिया ने देखी। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत में लखनऊ की एक फैक्ट्री भी अहम योगदान दे रही है। यहाँ की इंडस्ट्री लिमिटेड देश की पहली प्राइवेट कंपनी है जो टाइटेनियम और सुपर अलॉय कंपोनेंट बना रही है। अब तक दुनिया के सिर्फ 5 देश ही इसे बना रहे हैं और अब भारत 6ठा देश बन गया है। खास बात यह है कि ये उपलब्धि यूपी डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा है। यहाँ से ब्रह्मोस के लिए टाइटेनियम कंपोनेंट और रॉ मटेरियल सप्लाई होता है। हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा ने इनकी फैक्ट्री में वो पहुंची हैं। खास रिपोर्ट आप देखिए। भारत लगातार बन रहा है आत्मनिर्भर और हमारी सशस्त्र सेनाएं बन रही हैं ताकतवर। और मैं इस वक्त आपको लेकर आई हूं लखनऊ की एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर ब्रह्मोस के लिए अलॉयज बनाए जाते हैं। जी हां, ब्रह्मोस मिसाइल जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस किया बल्कि तमाम ऐसे टारगेट्स को बुरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जहां से पाकिस्तान भारत पर हमला करना चाहता था। और ब्रह्मोस की फैसिलिटी
लखनऊ में शुरू हुई है 300 करोड़ की लागत के साथ, और उस फैसिलिटी को कंट्रीब्यूट करती हुई तमाम कंपनियां लखनऊ में ही शुरू हुई हैं। और मैं इस वक्त पीटीसी इंडस्ट्रीज में हूं। ये देश की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो ब्रह्मोस मिसाइल्स के लिए लिथियम बना रही, टाइटेनियम बना रही है, सुपर अलॉयज बना रही है और तमाम दूसरे सुपर अलॉयज पर काम कर रही है। और बहुत जल्द लखनऊ की फैसिलिटी में, जहां पर काम शुरू हो चुका है ब्रह्मोस को बनाने का, वहां से ब्रह्मोस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में 7 कंपनियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। पीटीसी इंडस्ट्रीज उनमें से एक है। 50 एकड़ के इस एरिया में फैली हुई पीटीसी इंडस्ट्रीज में न सिर्फ टाइटेनियम और दूसरे सुपर अलॉयज बनाए जा रहे हैं, बल्कि तमाम दूसरे ऐसे मेटल अलॉयज भी बनाए जा रहे हैं जिनका दूसरे एरोस्पेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए आधुनिक प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है। यानी अब भारत को दूसरे देशों से इन सुपर अलॉयज को लाने की जरूरत नहीं है। और भारत में ब्रह्मोस लगातार अपनी कैपेबिलिटीज को तो दिखा ही रहा है, इसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका उद्घाटन भी किया और ये भी बताया कि 1 दर्जन से ज्यादा देशों ने भारत में बनने वाली ब्रह्मोस में उत्सुकता दिखाई है। यानी जल्द भारत में बनने वाली ब्रह्मोस फिलीपींस के बाद तमाम दूसरे देशों तक भी जाएगी। और चलिए इस वक्त की शानदार खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक बार फिर से देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर को फिर से पहला स्थान हासिल हुआ है और नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा भी की गई। इंदौर ने ये खिताब लगातार 8वीं बार जीता है। इस रेस में इंदौर ने नवी मुंबई और सूरत को पीछे छोड़ दिया। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में नोएडा स्वच्छता में चौथे नंबर पर है। इस श्रेणी में नोएडा ने चंडीगढ़ और मैसूर को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस वक्त की शानदार खबर कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक बार फिर से स्वच्छ शहर बन गया है। देश का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब इसने अपने नाम कर लिया है और स्वच्छता रैंकिंग की गई है बाकायदा, जिसमें इंदौर को पहला स्थान फिर से प्राप्त हुआ। नई दिल्ली में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ जिस दौरान इस गुड न्यूज़ को सबके सामने रखा गया। इंदौर ने ये खिताब लगातार 8वीं बार अपने नाम किया है। इस रेस में इंदौर ने नवी मुंबई और सूरत जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में नोएडा भी स्वच्छता के नंबर में अब चौथे पायदान पर आ गया है। इस श्रेणी में नोएडा ने चंडीगढ़ जैसे ग्रीन सिटी को और मैसूर को भी पीछे छोड़ दिया है। और कुमार कुणाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कुमार, अगर देखें तो इंदौर लगातार नंबर 1 आता रहा है और एक बार फिर से सबसे अच्छा शहर देश का बना है। सबसे साफ शहरों में इंदौर का नाम न सिर्फ शुमार होता है बल्कि ये 9वां एडिशन है स्वच्छ सर्वेक्षण का। और अभी जो इसमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक इंदौर ने फिर से एक बार अपना जो जलवा है वो बरकरार रखा है और उसने सूरत और नवी मुंबई जैसे शहरों को पीछे छोड़ा है इस सर्वेक्षण में। इस बार बता दें कि खास तौर पर ये बात थी कि इसमें जो सर्वेक्षण करवाया गया वो 10 मानकों पर करवाया गया, जिसमें 54 इंडिकेटर शामिल थे, जिसमें साफ सफाई तो होती ही है, उसके अलावा आप कूड़ा प्रबंधन किस तरीके से करते हैं, सर्विस की डिलीवरी कैसे की जाती है, ये तमाम जो मानक थे उन पर शहरों को परखा गया। करीब 4500 शहर थे जिन्होंने भाग लिया इस पूरे सर्वेक्षण में और इसी तरीके से 14 करोड़ नागरिकों ने इस पूरे सर्वेक्षण का वो हिस्सा बने हैं। तो ये एक बड़ा सर्वे है और बहुत ज्यादा फीडबैक लेकर के अलग अलग कैटेगरी में इस बार सबसे पहली बार आबादी के हिसाब से 5 अलग अलग कैटेगरियां भी बनाई गई थी। तो ये भी एक अपने आप में इस बार पहली बार हुआ है जब इतनी अलग अलग कैटेगरी में किया गया है। उसमें 3 से 10 लाख की कैटेगरी में नोएडा ने बाजी मारी है। तो एक बड़ी कामयाबी नोएडा के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो अच्छी खबर ये है कि एक बार फिर से इंदौर ने खिताब अपने नाम कर दिया है और ऐसा 8वीं बार हो रहा है। तो देखिए, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है। लगातार 8वीं बार यह खिताब इंदौर ने अपने नाम किया है। देखिए, मुंबई में इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग सीजन 2 की लॉन्चिंग के मौके पर एक और तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं सलमान खान के बाइक प्रेम की। इस मौके पर सलमान ने बताया कि बाइक राइड उन्हें कितनी पसंद है। सलमान ने अपने बाइक प्रेम से जुड़े अनुभव भी साझा किए। आप भी सलमान से सुनिए उनका बाइक राइड के किस्से।
मेरे बाइक एक्सपीरियंसेस बहुत हैं मेरे बाइक एक्सपीरियंसेस। और एक आध दो बार गिरा भी हूँ। अरे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। So I thought my father was upset with me one day and he went to the farm. This is बहुत टाइम पहले की बात है। और मेरे पास उस वक्त एक हायाबुसा हुआ करती थी। So I said, चलो, I have to go to the farm and apologize to him. So I rode there. Now while I was riding, I was not wearing a helmet and my cap was ulta and my cap flew. And I said, Bapre, this is not the way to ride at all. And then I rode very slowly at 35-40 kilometers an hour. And I reached the farm. I took a left turn and the bike skidded. And we went into the jungle. I tried to pick up the bike. I couldn't pick up the bike. Then my car came behind me. We all picked up the bike. Got the bike on the road again. Started riding again. Took a right turn and the bike skidded again. A lot of gravel there. Anyway, यहाँ से पूरा छिल गया था, pink हो गया था. So I went ahead. Went to see my father. He said, "अरे, तुम इधर क्या कर रहे हो?" I said, "No, I just thought that you were upset with me." He said, नहीं, मैं तो फार्म पे आ रहा था. तो he said, अच्छा, तुम आ गए यहाँ पे? क्या हुआ? ऐसे कुछ नहीं, वो बहुत सारा ग्रेवल था और स्किड हो गया मैं. तो इसे कितनी बार? इस तरह भी, इसे 2 बार. इसे तुमको बाइक चलाने आती नहीं है, तो तुम काय को चलाते हो यार? तो इसे लाओ, मेरी बाइक निकालो. So we got his Triumph 100, Tiger 100, and then he rode it, and then I took another bike, and me and my father went for a long ride in the night at the farm. So that was a really good experience that I had. वो हील होने में कुछ काफ़ी टाइम लगा. Thank God no bones were broken, but it was a good experience. देखिए, बात रफ्तार की चली है तो इससे जुड़ी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। बुधवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभा भवन के बाहर सफेद रंग की टेस्ला कार चलाते नजर आए। दरअसल एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम खोला है, आप सभी जानते हैं, जिसका उद्घाटन मंगलवार को ही मुंबई के बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों हुआ। अब डिप्टी सीएम ने विधान भवन के बाहर इसकी टेस्ट ड्राइव ली, तो जाहिर सी बात है कि टेस्ला शोरूम की ये खबर बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार के लिए एक शुभ संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। चलिए अब बात भारतीय रेलवे की, जो इन दिनों स्टेशन महोत्सव मना रहा है, जिनके तहत मध्य प्रदेश के 15 से ज्यादा मध्य रेलवे के 15 से ज्यादा स्टेशन शामिल हैं, जिनमें मुंबई मंडल के तहत आने वाले 6 रेलवे स्टेशन पर इस स्टेशन उत्सव का आयोजन हुआ। तस्वीरें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की हैं, जहां स्टेशन महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ हुआ। इस महोत्सव में न सिर्फ लोगों को रेलवे की उपलब्धियों को दिखाया गया, भारतीय रेल के बारे में जानकारी भी दी गई। स्टेशन उत्सव के माध्यम से लोगों को रेलवे के सुनहरे दौर की झलकियां देखने को मिल रही है, साथ ही रेल यात्रियों की यादें भी ताज़ा हो रही हैं। मुंबई में बड़ी संख्या में युवा रेल उत्सव में शामिल हुए। महोत्सव के माध्यम से हम यात्रियों को उनकी पुरानी यादों के साथ जोड़ना चाह रहे हैं और साथ ही साथ में रेल का सफ़र जो 16 अप्रैल 1853 से शुरू हुआ और इलेक्ट्रिफिकेशन का सफ़र जो 3 फरवरी 1925 से शुरू हुआ, इस सफ़र के साथ में हम यात्रियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि इस सम्मेलन के माध्यम से, इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके पुराने समय की याद दिला पाएंगे। उसी के साथ साथ में आज रेलवे जिस मंजर पे पहुंची है और जहां से उसकी शुरुआत हुई थी, इन दोनों चीज़ों को उनको अच्छे तरीके से दिखा पाएंगे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में, जहां राज्य का पहला फुली एयर कंडीशनर बस स्टैंड ऑपरेशनल हो गया है। ये बस स्टैंड तिरुचिरापल्ली के एक इलाके में है, जहां वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ ये लैस है। त्रिची मदुरै राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 40 एकड़ में फैले इस बस टर्मिनस का निर्माण करीब 408 करोड़ की लागत से किया गया है। दूधिया रोशनी से जगमगा रही ये इमारत कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि ये एक बस टर्मिनल है जो दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में मौजूद है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये राज्य का पहला फुली एयर कंडीशनर बस टर्मिनल है, जिसके द्वार आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। इस बस टर्मिनल के शुरू होने के बाद राज्य के नगर प्रशासन मंत्री के.एन. नेहरू ने हरी झंडी दिखाकर वहां से बसों को रवाना किया। इस मौके पर मंत्री के.एन. नेहरू ने कहा कि ये बस टर्मिनल शहरी यातायात की भीड़भाड़ को काफी हद तक कम करेगा और राज्य परिवहन सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देगा। त्रिची मदुरै राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 40 एकड़ में फैले इस बस टर्मिनस का निर्माण करीब 408 करोड़ की लागत से किया गया है और इसकी क्षमता रोजाना 3200 से ज्यादा बसों को संभालने की है। इस बस टर्मिनल में यात्रियों के आराम के लिए एक से बढ़कर एक सुविधाएं मौजूद हैं, चाहे फूड कोर्ट हो या वेटिंग हॉल, नवजात बच्चों को फीड कराने के लिए मदर्स रूम हो या फिर बसेस की जानकारी के लिए डिजिटल डिस्प्ले हो। इतना ही नहीं, बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग यात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक कार्ट और एस्केलेटर सुविधा भी वहां मौजूद है। इसके अलावा सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखा गया है। राज्य सरकार की कोशिश है कि इस तरह के आधुनिक बस टर्मिनल राज्य के दूसरे बड़े शहरों में भी खोले जाएं, ताकि प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेहतर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता नहीं। अपने इस खास सेगमेंट में हम आपको रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की एआई स्टोरी पर। चलिए अब आपको लिए चलते हैं चीन के बीजिंग में, जहां वर्ल्ड ह्यूमनॉइडिक रोबोट गेम्स की तैयारी के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट्स इकट्ठा हुए। ये रोबोट्स मुक्केबाजी भी करते हैं, रेसर भी हैं, साथ साथ बच्चों के साथ घुलना मिलना और मस्ती करना भी जानते हैं। सामने कोई आ जाए तो चेहरा टूटने की गारंटी है। बॉक्सिंग के ऐसे ऐसे पंच पड़ेंगे कि सामने वाले को ताउम्र याद रहेंगे। जान नहीं पर जानदार हैं, भले ही बैटरी से चलते हों। चाल ढाल भी अभी उतनी रवा नहीं हुई है, पर इंसानों के करीब तो पहुंच ही गए हैं। बच्चों संग बच्चा बनना, बच्चों के साथ घुलना मिलना भी आता है। और अगर कंपटीशन की बात करें तो दौड़ भी लगा सकते हैं। फिलहाल स्पीड थोड़ी कम है, पर शायद धीरे धीरे भरोसा है कि तेजी तो आ ही जाएगी। असल में चीन की ऐतिहासिक ग्रेट वॉल के पास ह्यूमनॉइड रोबोट की प्रदर्शनी हुई। उनकी क्षमताओं को दुनिया के सामने दर्शाया गया। चीन में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन किया जाने वाला है। उसकी तैयारी के लिए इन रोबोट्स को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास इकट्ठा किया गया था। इस गेम्स में चीन की ओर से 8 तरह के ह्यूमनॉइड रोबोट हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ एनर्जी रिले के नाम से प्रतियोगिता हो रही है, जिसे चीन के मीडिया ग्रुप ने आयोजित किया है। प्रैक्टिस रेस की शुरुआत एकदम प्रोफेशनल अंदाज से होती है। प्रतियोगी रोबोट्स हाथ हिलाकर उन्हें देखने आए दर्शकों का अभिवादन करते हैं। रेस की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रोबोट्स ने अपने सीने पर हीरे के आकार के एनर्जी क्यूब्स को बांधा और फिर शुरू हुई वो दौड़ जिसका सबको था इंतजार। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का मकसद है ये दिखाना कि इंसान और तकनीक के बीच भी जुड़ाव हो सकता है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे एआई का विकास हो रहा है, उससे धीरे धीरे रोबोट्स इंसानों के और करीब आते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं सावन की, और सावन का जिक्र होगा तो बम भोले की जयकारे क्यों नहीं होंगे, देखते हैं आइए। देखिए, सावन के महीने में तमाम शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। ऐसे में जहां उत्तराखंड के आदि केदारेश्वर मंदिर में सावनी उत्सव का आगाज हो गया, वहीं देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में शिव शक्ति गठबंधन की एक प्राचीन परंपरा को निभाने के लिए भी दूर दूर से शिव भक्त पहुंच रहे हैं।
सावन का महीना वो दिव्यकाल है जब पूरा वातावरण ही शिवमय हो जाता है। बारिश की हर बूंद मानो गंगा जल बनकर शिवलिंग पर अर्पित होती है और चारों दिशाओं में ओम नमः शिवाय गूंजता है। शिव आराधना का ये उत्सव हर आस्थावान के लिए खास रहा है। सभी ज्योतिर्लिंगों, तमाम छोटे बड़े शिव मंदिरों में सावन उत्सव के रंग बिखरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में बात उत्तराखंड की हो तो यहाँ पग पग पर देवी देवताओं का वास माना गया है। हर मंदिर शिवालय की अपनी अलग मान्यताएं, धार्मिक महत्व और पूजा पाठ का तौर तरीका रहा है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम के नजदीक बद्रिकाश्रम में बसे आदि केदारेश्वर मंदिर में भी अब श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। स्थानीय लोगों के साथ ही चारधाम श्रद्धालु भी आदि केदारेश्वर के दरबार पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। बता दें कि बद्रिकाश्रम में आदि केदारेश्वर भगवान बद्री विशाल के पिता के रूप में विराजमान हैं। और इस आदि केदार भगवान का मातम्य है कि भगवान जो है बद्री विशाल के पिता के रूप में भगवान आदि केदारेश्वर यहाँ पर विद्यमान है। और जो भी भक्त यहाँ पर आएगा सबसे पहले गर्म पानी में स्नान करके भगवान आदि केदार का दर्शन करेगा, जल चढ़ाएगा और तब जाकर के भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेगा तो उनका जो है यात्रा सफल मानी जाती है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता ये भी है कि आदि केदार में भोलेनाथ के अंश रूप दर्शन होते हैं और सावन में जो भी आदि केदार के दरबार पहुंचता है उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। कहा तो ये भी जाता है कि जो भक्त केदारनाथ धाम नहीं जा पाते वो आदि केदार के दर्शन कर केदारनाथ के समान पुण्य हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही धार्मिक मान्यता और आस्था का केंद्र रहा है देवघर में बना बैद्यनाथ धाम, जहां सावन महीने में श्रद्धालुओं का रोज नया रेला पहुंच रहा है, बाबा से अपनी बेहतरी का आशीर्वाद मांग रहा है। सावन माह में 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल बाबा बैद्यनाथ धाम शिव शक्ति गठबंधन की पुरानी परंपरा के लिए भी खूब मशहूर रहा है। और यहाँ पे ग्रंथि बंधन, जिसको गठबंधन भी कहते हैं, वो यहाँ की परंपरा है, पूजा पाठ की एक पद्धति है। वो करने से दाम्पत्य जीवन का प्राप्ति होता है। जिस लड़की की शादी नहीं हो रही है वो अगर करेंगी अपनी मनोकामना के लिए तो भगवान शंकर उनको मनोनुकूल वर की प्राप्ति कराते हैं। जिस लड़के की शादी नहीं हो रही है अगर वो भी करेंगे अपनी कामना के लिए तो उनको भी मनोनुकूल वधू की प्राप्ति होती है। ये गठबंधन की परंपरा आदि काल से चलते आ रहा है। ये काम करने से ऐसे तो ये मनोकामना लिंग है, कोई भी मनोकामना पूरी होती है। खासकर दाम्पत्य जीवन प्राप्ति के लिए यहाँ पे गठबंधन की पूजा होती है। शिव पार्वती के इस गठबंधन की मान्यता सदियों पुरानी है। बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव पार्वती दोनों विराजित हैं। ऐसे में यहाँ शिव शक्ति गठबंधन या ग्रंथि बंधन परंपरा प्रचलित है, जिसे शिव पार्वती मंदिर शिखर पर निभाए जाने का रिवाज रहा है। इस गठबंधन परंपरा के अनुसार गुंबद पर लाल धागे को पंचशूल में गांठ बांधते हैं। इस परंपरा को किसी और ज्योतिर्लिंग में निभाया नहीं जाता, केवल बाबा बैद्यनाथ में इस परंपरा का निर्वहन होता है। श्रद्धालु यहाँ आकर शिव शक्ति से आशीर्वाद लेते हैं। खासकर नव दंपत्ति यहाँ आकर गठबंधन परंपरा निभाते हैं। वैसे तो बैद्यनाथ मंदिर परिसर में ऐसे 22 मंदिर हैं, जहां एक ही परिसर में शिव, शक्ति, विष्णु और ब्रह्मा की पूजा होती है। लेकिन शिव मंदिर के शिखर से लेकर मां पार्वती मंदिर के शिखर तक गठबंधन की इस अनोखी पूजा परंपरा को केवल नव दंपति ही नहीं बल्कि हर भक्त निभाना चाहता है। शिव शक्ति गठबंधन पूजा को लेकर भक्तों की मान्यता है कि इससे परिवार में सुख, शांति और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। बाबा को गठबंधन चढ़ाए हैं। हाँ, बाबा को, क्योंकि मेरे शादी के साल का ये 25वां साल है, इसीलिए इनको भी थोड़ा भगवान को भी जोड़ रही है। फिलहाल उत्तराखंड का आदि केदार हो या बाबा बैद्यनाथ धाम, हर शिवालय में मनाए जाने वाला सावन का ये पवित्र उत्सव केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, आत्मसमर्पण और शिव भक्ति का एक गहरा एहसास है, जिसे हर शिव भक्त अपनी अपनी आस्था और विश्वास के साथ दर्शा रहा है। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं सावन में चल रही कांवड़ यात्रा की।
आस्था से भरपूर कांवड़ लोगों का ध्यान खींच रहा है। बड़ी कांवड़, सजी कांवड़ तो आपने बहुत सारी देखी होंगी। आज आपको दिखाते हैं शिव पार्वती की कांवड़, श्री राम मंदिर की कांवड़, केदारनाथ मंदिर की कांवड़। ऐसी कांवड़ और झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। कांवड़ यात्रा में त्याग और समर्पण की अनोखी मिसाल देखने के लिए मिल जाती है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कम उम्र के भोले अपने वजन से ज्यादा भारी कांवड़ लेकर चलते हैं। सावन में हर वार खास है। सावन महादेव का सबसे प्रिय महीना है और इसीलिए सावन का कोई भी दिन हो, हर दिन महादेव के लिए खास होता है। और यही वजह है कि हफ्ते के 7 दिन और पूरे सावन महादेव की भक्ति का ऐसा ही नजारा दिखता है। जलाभिषेक के लिए कांवड़िए दूर दूर से गंगा जल लाते हैं और शिवालयों में भगवान भोले को अर्पित करते हैं। ये कांवड़ यात्रा जहाँ जहाँ से गुजरती है, भगवान भोले की भक्ति का रस खोल देती है। हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ चल रहे कांवड़ मेले की रौनक देखते ही बन रही है। बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं। पैदल कांवड़ और कलश कांवड़ियों का बड़ी संख्या में जाना जारी है। कहाँ जाए आप? दिल्ली पालम। क्या है इसके पीछे मकसद, क्या है कांवड़ लेके जा रहे हैं? हम बस कांवड़ ले जाते हैं, भोले बाबा को पसंद करते हैं। हमारे जो काम है वो पूरे हो जाए, जो हमारे साथ दुख तकलीफ है वो पूरी हो जाए, हमारी वो ठीक हो जाए सारी। तिल्लोर खुर्द से आए हम, मध्य प्रदेश के पास में इंदौर में गांव है तिल्लोर खुर्द। तो वहाँ के सभी किसान के बेटे ये महाकाल मैराथन कांवड़ यात्रा के नाम से हम हर जगह 12 ज्योतिर्लिंग को ये माँ गंगा का जल से जलाभिषेक करने की तैयारी में थे। पिछले 4थी यात्रा हमारी इस बार हुई है। पिछली हमने 3 यात्राएं कर चुके हैं और ये 4थी यात्रा हमारी आज यहाँ हरिद्वार से लेकर झाड़ी वैजनाथ झारखंड के लिए हम यहाँ से निकले हैं और 110 लोगों का जत्था है, सभी किसान के बेटे हैं। तरह तरह के कांवड़ लोगों का मन मोह रहे हैं। बड़ी कांवड़, सजी हुई कांवड़, आकर्षक कांवड़, शिव पार्वती की कांवड़ और शिव पार्वती की नाचती हुई झांकियों की कांवड़ और साथ ही मैराथन कांवड़ हरिद्वार से रवाना हो रही है। इन सब के बीच श्री राम मंदिर की कांवड़, केदारनाथ मंदिर की कांवड़, शिव पार्वती की कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कांवड़ और झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटते हैं। कांवड़ लेके जा रहे हैं, राम मंदिर मॉडल बनवाया है और हर साल लेके जाते हैं हम। राम मंदिर ही लेके जाते हैं? नहीं, चेंज करते हैं। ये राम मंदिर तो इस बार है। राम मंदिर ले जाने के पीछे मन में क्या आया? नहीं, जैसे अयोध्या में राम लल्ला स्थापित हुए हैं तो हमने भी सोचा कि एक कांवड़ बनवाई जाए इसके लिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में ऐसी ही कांवड़ सामने आई जिसने बड़े भाई से छोटे भाई की मोहब्बत को बयां किया। 10 साल का बच्चा दंडवत कांवड़ करता नजर आया। जब इस कठिन कांवड़ को लाने की वजह सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। शामली जिले का 17 साल का लड़का शिवम बीमार था, जिसके चलते शिवम के छोटे भाई कृष्णा ने भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगी कि अगर उसका भाई ठीक हो जाता है तो वो दंडवत कांवड़ लेकर आएगा। जिसके चलते दोनों भाई शिवम और कृष्णा अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दंडवत कांवड़ ला रहे हैं। 10 साल का छोटा भाई कृष्णा लेटकर दंडवत कांवड़ यात्रा पूरी कर रहा है, जबकि बड़ा भाई शिवम और परिवार के दूसरे सदस्य उसके साथ पैदल चलकर ये यात्रा पूरी कर रहे हैं। हम अपने भाई की वजह से लाए हैं। बड़ी यात्रा है। मेरा भाई का कैंसर था, हमने भोले से कहा था कैंसर हट जाएगा, मेरा भाई का कैंसर हटेगा। ये वजह में कुछ नहीं है, मेरा भाई ठीक है, मैं ऐसे चल रहा। किस तरह ला रहे हैं आप कांवड़ को? लौट के। कोई परेशानी हो रही? किसी तरह की परेशानी? भोले की दुआ से मैं ठीक हूँ। मैं कैंसर था मेरा, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था तो मैं ठीक हुई। तो हम कांवड़ लेकर आ रहे हैं, मेरे भाई ने मन्नत मांगी थी। यूपी के शामली में भोले की एक कांवड़ और उनकी कड़ी तपस्या देख हर कोई हैरान है। कम उम्र के भोले अपने वजन से ज्यादा भारी कांवड़ लेकर चल रहे हैं ताकि वो भगवान शिव को प्रसन्न कर सके। 161 लीटर जल की ये कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सावन का महीना और शिव भक्ति का जुनून, ये तस्वीरें यही कह रही हैं। बागपत में कांवड़ लेकर पहुंचे हरियाणा के रेवाड़ी निवासी रघुवीर दुबई में ड्राइवर हैं, लेकिन सावन में भोलेनाथ की भक्ति उन्हें यहीं खींच लाई। छुट्टी लेकर हरिद्वार पहुंचे और कांवड़ उठाई। रघुवीर ने कहा कि वो गंगा जल से भगवान भोले का जलाभिषेक कर वापस दुबई लौट जाएंगे। कांवड़ियों के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रिंट हुई टी-शर्ट भी खूब लोकप्रिय हो रही है। तस्वीरें यूपी के हापुड़ की हैं, जहां कांवड़िए
योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली टी शर्ट खरीदते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नोएडा के एक सरकारी स्कूल में अनोखे इको फ्रेंडली क्लासरूम का निर्माण किया गया है। इसे गन्ने के वेस्ट से तैयार किया गया है। देखिए इस अनूठे क्लासरूम की खूबियां क्या क्या हैं। नोएडा में ये क्लासरूम दुनिया का पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो गन्ने के वेस्ट से तैयार किया गया है। गन्ने का वेस्ट यानी कि जूस निकालने के बाद उसका जो बुरादा बचता है उससे ईंट बनाई गई, ब्लॉक बनाई गई और उन ब्लॉक से इस क्लासरूम को तैयार किया गया है। ये दुनिया का पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन बन गया है जो कि शुगर केन यानी कि गन्ने के वेस्ट से तैयार किया गया है। कैसे बनाया गया है इसका पूरा प्रोसेस आपको इस क्लासरूम के बाहर ही लगे इस छोटे से पोस्टर को देखकर समझ में आ जाएगा। कि देखिए जो गन्ना होता है उसका जो वेस्ट है, बुरादा है, उस बुरादे से ये छोटे छोटे ब्लॉक्स तैयार किए गए, ये जो हम देख रहे हैं, और फिर इन्हीं ब्लॉक्स के ज़रिए ये पूरा क्लासरूम तैयार किया गया, ये कमरा तैयार किया गया। अब आप देखिए कि इसका फ़ायदा क्या है। दरअसल गन्ने के ब्लॉक से बने इस रूम का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से हमेशा काफ़ी अलग होगा। अगर गर्मी है तो अंदर टेम्परेचर कम होगा, बाहर ज़्यादा होगा। अगर सर्दी है तो बाहर टेम्परेचर कम होगा, अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और ये पूरी तरह से भूकंप रोधी है, फायर प्रूफ है, इसमें आग नहीं लग सकती। और सबसे ख़ास बात अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस क्लास को बनाने में 3500 शुगर क्रेट यानी कि गन्ने के जो ब्लॉक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो नॉर्मल ईंट का आप इस्तेमाल करते हैं उसमें जितना कार्बन एमिशन होता है उससे 1875 किलो कम कार्बन एमिशन इस क्लासरूम में होगा।